थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए आपके साथ, आपके बीच में मैं हाजिर हूं। थोड़ी सी परेशानियों के बीच में भी आप सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो लोग जो सवाल पूछने आए हैं, जिनके मन में सवाल है, जिनके दिमाग में ये है कि सरकार और सरकार के दांव पेच और सरकार बनने का कौन सा यहाँ पे उपक्रम है, किसकी बाजी किसकी हार, तो वो तमाम सारे सवालों की बात करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, 90 सीट हैं और इन समीकरणों के बीच में मैं पूरा लगभग समेट चुका हूं छत्तीसगढ़। ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूम आया, लेकिन हाँ, इस बार जिस तरह से मैं लेट आया था, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि लोगों से मिलने के लिए और लोगों से पहुंचने की। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। जी, क्या होना है इस बार? इस बार तो काफी मजेदार रहेगा। ये बात सच है कि जब मैं दिल्ली से चला तो मुझे लगा था कि चुनाव बहुत आसान है, लेकिन कभी भी चुनाव आसान नहीं होता। हर चुनाव बहुत कठिन होता है और ये इस बार। हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, एक सपोर्टर आया, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर हर हर महादेव भी है। अभी 508 का आंकड़ा आ चुका है भूपेश बघेल जी। किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। और वो जो 508 करोड़ आप बता रहे हैं, ये इल्जाम लगा कि ये जो 508 करोड़ हैं ये सट्टेबाजी के हैं। बहरहाल चुनाव। जी जी, हाँ 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 जी, मायने रखता है ना। हाँ? वो पैसे कहाँ गए वो भी तो मायने रखता है वो ना। पैसे कहां गए, यही तो खेल है। हैं? कहां दिखाई दे रहे हैं तुम्हें 508? अच्छा अच्छा, बहरहाल मैं मेहमानों से तारुफ करा देता हूं, एक एक टुकड़ा उधर से। जी नमस्ते, मैं आपके पास आता हूं। हाँ भैया, कैसे हो? जिसमें खाना है उसी को वोट देना है। जिसमें खाना है उसी में वोट देना है। बहरहाल सबने अपने अपने इशारे किए हैं, सबके अपने अपनी बातें हैं। मैं लोगों तक मुखातिब होऊंगा, वहां तक पहुंचूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी से समेटूं। लेकिन मैं आपसे परिचय करा देता हूं। मुकेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज उपाध्याय जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अविरल सिंह जी जनता कांग्रेस जोगी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने लगाया, इल्जाम लगाया और उन्होंने प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही हम अगर आए वापस, यानी बीजेपी आई, तो बिचौलियों को बंद कर देंगे। पहला कांग्रेस, उसके बाद जनता, फिर बीजेपी, फिर जनता, आम आदमी पार्टी, फिर जनता और जोगी, फिर जनता। जी, पहले कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं ना, बोलिए। मैं सिर्फ सबूत दिखाना चाहता हूँ। ये है, थोड़ा कैमरा वाले को बोलिए। आप आपके मोबाइल में है। ये देखिए, ये मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कैसे षड्यंत्र करते। ईडीआईटी जिस एक व्यक्ति के बयान पे बात कर रहे हैं, ये देखिए वो ईडीआईटी जिसके वो रमन सिंह जी के साथ है फोटो, रमेश बैस के साथ है फोटो, प्रेम प्रकाश पांडे के साथ है फोटो, तो ये दिखता है षड्यंत्र है। जनता ये कहते हैं कि ये षड्यंत्र है। आपकी खोपड़ी तो बड़ी जोर जोर हिल रही है। क्या नाम है आपका? अशोक उइके। अशोक उइके। अशोक वीके। जर्जर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, आप सहमत नहीं है इस बात से जो वो बोल रहे हैं? जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत है? जी, सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है? क्यों नहीं सहमत है? जी, इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो है एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही है और जनता चाहती है कि जनता को जितनी भी सुविधा मुहैया हो, शासन के द्वारा हो या राजनीति पार्टी के द्वारा हो, वो होना चाहिए। तो जनता रेवड़ी चाहती है या फ्री वाला मामला चाहती है? मुझे तो ये भी जानना है। हाँ जी, भैया जी, कहाँ से आना हुआ? मैं धरसीवा से यहाँ काम। पास में ही है? कितनी दूर? ये 35 किलोमीटर सर। 35 किलोमीटर, तो बहुत अच्छा। 35 किलोमीटर से आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और क्या काम करते हो भैया? मैं यहीं आरामसी पे करता हूँ सर। अच्छा, ये क्या है, काहे का काम? ये ऑडिट का चल रहा है सर। अच्छा, ऑडिट का काम करते हो, तो कुछ बोलना है? हाँ तो बोलो। मेरा भाजपा प्रवक्ता जी से एक सवाल पूछ। भाजपा प्रवक्ता से एक सवाल है मुकेश जी से। हर बार ईडी और ईबी ये सिर्फ विपक्षी नेताओं पर, और जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहीं पर क्यों होता है? जहां पे ईडी और सीबीआई सिर्फ वहां ही क्यों पहुंचती है जहां पे चुनाव होता है?
ये आपसे सवाल पूछा है भैया ने बीजेपी के प्रवक्ता से। नमस्ते, आगे आइए। हाँ, आ जाइए। कहाँ से आना हुआ? रायपुर से ही है सर। रायपुर। भाई देखो वहां नहीं, आपको जिसने भी वहां खड़ा किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि वहां तो आप पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। आप इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाए, इस तरफ। नहीं, सवाल नहीं, मैं जो बता रहा हूं वही करो। जिसने भी खड़ा किया आपको गलत किया, बिल्कुल गलत खड़ा किया जी। इधर आ जाइए जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मंजू भंडारी। मंजू भंडारी। मंजू जी थोड़ा चेहरा तो दिखाइए। हाँ जी, थैंक यू सो मच मंजू जी। और कोई सवाल है दिमाग में आपके? सर अभी नहीं है। सवाल नहीं है जी। मैं उधर से ना हाँ, एक सवाल है सर। चारों से मैं आया आपके पास। पहले बीजेपी वाले सवाल दे दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपने हाथ उठाया जी, नमस्ते। मैं आपके पास भी आता हूं, इधर आ जाइए जी। देखिए, सबसे पहले तो भैया जी और उनकी पूरी टीम का छत्तीसगढ़ के राजधानी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार मैं चाहूँगा आप लोग भी ताली बजाएं। और ये छत्तीसगढ़ गुर्तुर गोठ बोली का प्रदेश है, इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़ में आपका अभिनंदन, स्वागत। और अब आता हूं आपके प्रश्न पे। यदि कहीं पे आर्थिक अपराध हुआ है तो फिर वहां कोई पार्टी, कोई दल नहीं देखा जाता। यदि केस जब्ती हुई है तो उसके पर कार्रवाई होगी, और यदि गलत नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलत नहीं है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। सलाम वालेकुम। बहुत दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आ जाइए, नजदीक आ जाइए भाई, थोड़ा सा मिठास आएगी। इधर आइए, पास आइए जी। हाँ जी, आपने हाथ उठाया था, क्या नाम है आपका? सोनम त्रिपाठी। जी, कोई सवाल है आपका? क्या काम करती हैं आप? सर मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है? अरे सारे आजकल तो रायपुर में सब बही खाते खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मैं आता हूँ आपके पास जी। क्या नाम है आपका? मिथिलेश मिश्रा जी। मिथिलेश जी, मैं आता हूँ आपके पास जी। सवाल पूछिए। सर मेरा ये सवाल है कि मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, उस पर तो कोई भी नेता ध्यान नहीं देते हैं। जैसे उनका महंगाई भत्ता है तो वो टाइम से दिया नहीं जाता है उनको, उसके चलते एरियर में लेट हो जाता है। हमारे यहाँ फिर पापा हैं, रिटायर हुए हैं अभी। अगर टाइम से उनको वेतन मतलब महंगाई भत्ता दिया अंदर आइए। हाय, बाकी लोगों की तो चीजें पहुंच जाती है वक्त पे, लेकिन सरकारी कर्मचारी अंदर आइए बेहिचक। कोई ये प्रोग्राम ही आप ही लोगों का है, ये प्रोग्राम ही आप लोग। अंदर आइए, यहाँ आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ रहती हैं? रायपुर में जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर मैं वही पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो भी नेता है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, लेकिन वो सरकारी कर्मचारियों को ध्यान क्यों नहीं देते हैं? मतलब जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो मीडियम वर्ग के कर्मचारी हैं सरकारी, तो उनको मतलब समय से क्यों महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है? उसके चलते एरियल टाइम से नहीं मिलता। पिताजी अभी रिटायर हुए? जी सर, अगर उनको समय से वेतनमान बढ़ाया जाता तो एरियल बराबर मिलता। बाकी लोगों की चीजें तो वक्त पर शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो जो रिटायर हुए हैं या जिनका डीए बढ़ना है, वो वक्त पर क्यों नहीं हो पाता? ये सवाल इनका। क्या नाम है? आपने अपना नाम बताया? हाँ जी, सोनम त्रिपाठी। सोनम त्रिपाठी। सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे रख देता हूँ सवाल, हालांकि जवाब इसमें से कोई नहीं दे पाएगा। देंगे मुकेश जी? जी मुकेश जी। देखिए, ये मध्यम वर्गीय कर्मचारियों की बात कर रहे थे। जब हमारी सरकार थी 15 साल, यहाँ पे 1.5 लाख से अधिक शिक्षा कर्मियों को नियमित किया गया था। 1.5 लाख से अधिक शिक्षा कर्मियों। हाँ, एकदम गलत। इनके सब में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए। क्योंकि ये घोटाले करते हैं, घोटाले देखते हैं, इसलिए इनको घोटाला समझ में डीकेएस घोटाला सबसे बड़ा भर्ती घोटाला इन्होंने किया। इन्होंने नियमित किया ही नहीं, तभी तो हमको करना पड़ा ना। अगर ये रिकॉर्ड में चले जाइए, उसके बाद बोलिए। आपको पूरी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, जानकारी आ जाएगी। सोनम जी कहां जा रही हैं? वही ना निराशा आपको? मैंने पहले ही कह दिया था आपसे निराशा होगी, क्योंकि ये हाँ जी 15 साल तक के छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भाजपा ने राज किया, सभी लोगों को परेशान करके रखा था। अब आगे भविष्य देखो, अपने हमारी पार्टी जब आएगी तो ये सारी समस्या। कौन पार्टी? आम आदमी पार्टी। सोनम जी आगे आइए 2 कदम और। मैंने आपसे कहा था ना कि ये इतना उलझाएंगे,
उलझा उलझा के इतना सुलझा देंगे कि आप मान जाएंगे कि डीए मेरे घर में आ गया है। ये इतना उलझा देंगे। वो कहते हैं मेरी सरकार बनवा दीजिए। बनवा दीजिए, बिल्कुल सुलझा दिया जाएगा। हाँ? जैसे पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, नोएडा में चल रहा है, कर्मचारियों को किसी की टाइप से कोई परेशानी नहीं होगी। सांस लेने में दूभर हो गई है दिल्ली। और बता किसको रहे हैं? भैया जी को। वहीं कैनॉट प्लेस पे खड़े होकर शो नहीं कर पा रहे हैं, भागे भागे घूम रहे हैं। दिल्ली वाले कह रहे हैं फेफड़े खराब हो गए और सुलझा देंगे ये। नहीं, छत्तीसगढ़ तो आना था, मैं बहुत लेट आया। मैं बिल्कुल लेट आया जी। अरे आप तो पूरे देश का फेफड़ा हैं जी। आम आदमी पार्टी वेरी क्विक, आपकी सरकार बनेगी तो जब वो बोल रहे थे। देखिए, हमारी सरकार, आप वो सही बोल रहे हैं, पूरे देश में 30 सरकारें काम करती हैं, एकमात्र सरकार फायदे की सरकार है और जिसके जेब में पैसा होगा वही दे सकता है। भाजपा कांग्रेस कर्ज ले लेके जेब में पैसा मतलब जेब में पैसा? एकलौती सरकार है जिसका बजट सरप्लस है। बाकी की केंद्र सरकार और 29 सरकारें सबका बजट घाटे का है। एकलौता प्रदेश है जिसका बजट फायदे का है। तो जिसके पास पैसा होगा वही दे सकता है, ना कि कर्ज लेके। इस प्रदेश पे 44,000 करोड़ का कर्जा था। मैं बोलने दीजिए। देखिए, इनका पूरा अधिकार है बोलने का। सर, इस प्रदेश में 2018 के पहले टोटल कर्जा 44,000 करोड़ का था। आज वो कर्जा 1 लाख करोड़ का पहुंच चुका है। अगर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को शिक्षा नहीं मिली, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिला, वो पैसा कहां गया? और देश के आजादी के बाद केंद्र सरकार का टोटल कर्जा 55 लाख करोड़ का, मोदी जी ने कह रहे 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा। सारे फैक्ट फिगर। एक क्वेश्चन, फिर चले जाओगे घर पक्का? और मैं चाहे जितना रोकूं तुम रुकोगे नहीं। हाँ जी, ड्यूटी का टाइम है। बोले कौन सी ड्यूटी करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं, रोज ड्राइवर हैं जी। अंदर आ जाइए, डरने की बात नहीं है, डराने की बात है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई आदमी ड्यूटी पे जा रहा हो और फिर भी वो सवाल पूछना चाहता हो तो ये बहुत ईमानदारी की बात है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? राजू मार्कंडे। राजू मार्कंडे, बोलो भाई राजू। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे साहब ने कहा 85 लाख करोड़ रुपए का जो अभी कर्जा हुआ है भारत देश में, जब हम रेलवे निजीकरण कर दिए, एयरपोर्ट निजीकरण कर दिए, सब कुछ निजीकरण कर दिए, उसके बाद कर्जा क्यों? पूछता है भारत, पूछता है राजू मार्कंडे, क्यों इतना कर्जा, क्यों इतना कर्जा, कहाँ बांट रही है? ये पूछते हैं। मैं हाँ, अच्छा, और रह गया राजू। प्लस क्या ये माना जाए कि माल्या जो जितने भारत देश से भाग रहे हैं वो ये पैसा लेके भाग रहे हैं, ये मान सकते हैं? आप मीडिया है, पब्लिक जानना चाहती है, आप उनका क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। मैं तो कहूँ मीडिया को पूछोगे तो मीडिया आजकल बड़ी बड़ी गड़बड़ मामला है, बोली है ना, हमको बताना पड़ेगा। गोदी मीडिया है, बहुत है। ये तो बात सही है तुम्हारी मार्कंडे भाई। हाँ, नहीं तुम्हें मैं पता चल गया, मुझे बिरयानी का एक ही चावल काफी होता है। मैं निकाल के बता देता हूं डेग से कि कौन आदमी कहां बोल रहा है। राजू मार्कंडे, मैं अगर अभी पूछूं कि पंजाब में कितना लोन है, कितना कर्ज है, तो जवाब दे पाओगे? अरे आप तो सब बताएंगे, मुझे सब मालूम है। हाँ, मुझे रुके आराम से। लेकिन उन्होंने बोला, राजू मार्कंडे रस्सी के पीछे। बहुत अच्छी बात है। आपको सवाल पूछने का पूरा हक है और सवाल पूछिए। पैनल में एक आदमी और रह गए, मैं उनसे करने के बाद द डिबेट इज, तो कौन देगा जवाब? बताओ जी। देखिए, मैं पंजाब का सूरत हाल थोड़ा बताना चाहूंगा। ये बात कर रहे हैं, बहुत ही कृषि प्रधान प्रदेश है ना पंजाब। वहां पे एक किसान परिवार के ऊपर 2,33,000 का कर्ज आज की तारीख में है। छत्तीसगढ़ में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। तो ये हालत क्या है किसान की, होता है? देख लीजिए, हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य 2640 दिया। हमारी सरकार ने यहाँ पे जितना बोला 20 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से हम धान भी खरीदेंगे। हमने जो किया वो बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया। मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी ने 15 साल में किया गया, स्कूलों को बंद किया, 3,000 स्कूल बंद किए, 300 स्कूल बस्तर बंद किए, हमने आत्मानंद स्कूल खोला। इन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, हमने 15 नंबर पर आज अपराध में छत्तीसगढ़ है। स्वयं साथ महिलाओं को हमने कर्जा माफ किया, इन्होंने उनके लिए नहीं किया। किसानों ने सर, इनके आत्मानंद स्कूल गीदम में कन्या स्कूल है आत्मानंद,
उसमें मात्र 2 टीचर हैं और बच्चियां नेशनल हाईवे जाम करती हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। पूछिए दिल्ली की हालत क्या हो रही है ना? दिल्ली में स्कूलों में टीचर का टेबल चेयर ये तक नहीं आते। नंदी स्कूल के 50% बच्चे 9वीं 11वीं में फेल होते हैं जांजगीर में। दिल्ली का जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मोहब्बत में पेंगे मार रहे थे, मोहब्बत में, तो बीजेपी वाले मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा, पकड़ तो लिया मैंने कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। INDIA वाले आपस में जब मोहब्बत की बातें कर रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे। भाई मुकेश जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जब ये दोनों वो सवाल ईमानदारी से पूछ रहे हैं, वो ईमानदारी सवाल जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि पंजाब पे कितना लोन है, कांग्रेस वाले ने जवाब दिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये दोनों भाई 4 महीने बाद एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के एक झंडा के नीचे खड़े दिखेंगे, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, उस टाइम में इनके प्रश्न भी खत्म, जवाब भी खत्म। जी लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पैनल के हमारे लास्ट पैनलिस्ट हैं जी। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को भी तंबू का मकान देकर, तंबू की व्यवस्था देकर कोई परमानेंट मकान की अगर खुशी उपलब्धि जताना चाहे तो कांग्रेस जता सकती है। मैं इसका उदाहरण देता हूं भैया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ शिक्षा, जिसपे बहुत बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। PSC में ऐसे आदमी को बैठा दो कि, और आप एग्जाम के पैसे नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा उपलब्धि है आपका प्रदेश में। फॉर्म भर सकते हैं सारे बच्चे यहाँ, पर वो बच्चा जो है फॉर्म भर के किस परीक्षा को दे रहा है? जिस परीक्षा में पहले ही लिस्ट बनी हुई है, सोनवानी साहब पहले ही तय कर चुके होते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन कहाँ पर PSC में DSP बनेगा, जिस भी पद की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था ये लोग कर लेते हैं। अब दूसरी बात, मैंने जो टेम्पररी मकान वाली बात कही भाई साहब, वो ये बात है, सबसे जरूरी आप ये समझें कि हमारे यहाँ पर आत्मानंद स्कूल, जिसको बहुत प्रचारित कर रहे हैं ये लोग, सबसे फ्लैगशिप योजना है गवर्नमेंट की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसमें जो टीचर्स को रख रहे हैं वो टेम्पररी हैं। टेम्पररी व्यवस्था के साथ वो लोग कैसे परमानेंट व्यवस्था तक पहुंच पाएंगे, कैसे वो पढ़ा पाएंगे? ना, आपने टेम्पररी टीचर्स की नियुक्ति की है। नहीं, देखिए, शिक्षक, छत्तीसगढ़ को शिक्षक कब मिला था? 2018 में, क्योंकि उससे पहले शिक्षक कर्मी होते थे। हमने सीधी भर्ती की है। 23 साल के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती हुई है शिक्षकों की। सारे टेम्पररी स्ट्रक्चर हैं, सब लोग तेजस के अंदर हैं। इनको कलेक्टर के अंतर्गत रखकर मानदेय दिया जाता है, जो कि अगर प्रिंसिपल चाह ले तो उस बच्चे की, उस कर्मचारी की सैलरी नहीं आएगी। एक प्रिंसिपल, एक कलेक्टर, इनको दैनिक वेतन भोगी जो कलेक्ट्रेट में नगर निगम काम कर रहे हैं ना, उसकी व्यवस्था भी फिर भी उन टीचरों से पुख्ता है। ये बात आप चेक कर सकते हैं। यही मैं बोली, ये बी टीम है। बीजेपी की कोई बी टीम छत्तीसगढ़ में है तो ये सामने ये इतना समझाएंगे और भी कि सारी अल्फाबेट्स भूल जाए। सवाल आ गया क्या? पहले जवाब पूरा होना तो फिर आता हूं आपके पास जी। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, इन्होंने सुरक्षा दी अपने 24 नेताओं की। बीजेपी वाले मजा ना ले, धीरे अभी आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ जी। ठीक, कांग्रेस में से किसी नेता को एसपीजी सुरक्षा नहीं मिली, मगर अमित जोगी जी को मिली एसपीजी सुरक्षा। मतलब 24 नेता इनके और एक अमित जोगी जी, मगर कांग्रेस के एक नेता के पास एसपीजी सुरक्षा दिल्ली से नहीं मिलती है। तो ये बी टीम है, पहली बात। दूसरी बात, टीचर की जो बात, पहले सवाल का जवाब, इसका ये जवाब है कि पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी और उसमें 24 नेताओं में एक लोग को मिला, पहली चीज हमारे पार्टी के नेतृत्व को। और दूसरी बात मैं माननी को बता दूं कि पिछली बार जिस सरकार में ये आए हैं, जो शासन किया, उस शासन में हमारे 7 लोग थे, 7 विधायकों की पार्टी है और छत्तीसगढ़ की एकमात्र रजिस्टर्ड पार्टी है ना। तो इतना सम्मान और इतनी सुरक्षा की चिंता तो ईसीआई करेगा। 5 से 7% वोट है। नहीं, इतना तो कम से कम 5 से 7% वोट मुझे बता। हालांकि इसका मान इनके लिए नहीं है, क्योंकि आप जब चरम पे होते हैं अपनी राजनीति के तो एक दम आ जाता है, उस दम में है तो कोई बात। चरम पे जरूर है, मगर आपके अंदर रहम आ गया। जनता के लिए चरम पर है, उनके काम करने के लिए चरम पे है, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा देने के लिए, रोजगार देने के लिए। तभी 22% जो बेरोजगारी दर था आज वो 1% से कम है। जो महिला स्वयं सहायता समूह को कर्जा था आज वो कर्जा माफी है। जो शिक्षक नेता दौलत के चलाओ भैया अंदर आओ। पहले तू खाओ, अब आओ अंदर। हम देखा आज की हर प्रोग्राम होने वाला बा। हम काम धंधा छोड़ के सब चला आवा, 3 जगह राउंड मारा। हमके आज भैया आए वाला है ना, छोड़ा अपने भैया से मिलेंगे जब चाले के चाहे काम। साले का कहाँ के रहने वाले? रुकिए, तुम जाओ गाड़ी चला के आओ। अबे जाओ तुम, आराम से जाओ, गाड़ी चलाओ। पूछा
हमने कैसे कहा गला लगा लो, बहुत बड़ा पहले जा रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आपके बनारस। बनारस के? ना 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 ना, बनारस के नहीं, जौनपुर के हैं आप? ना बनारस, खास बनारस। खास बनारस में? बनारस से थोड़ा दूर पड़ा था, जहाँ भदोही। तो क्या काम करते हैं आप भाई? हम यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसमें जॉब कर रहे जॉब करते हैं। क्या नाम है आपका? हैं। अली खान। अली खान, आओ आप गले मिलो। जय हो। अब ये बताओ कि सवाल क्या है? सवाल कुछ नहीं, जैसे अखिलेश वहाँ आफत मचा रहे हैं, वैसा कांग्रेस यहाँ मचाए बा। देखा, बात सीधी, कोनो गलत नहीं नहीं। नहीं नहीं, बोल दो। हाँ, गलत गलत बात नहीं। हमार कोनो छत्तीसगढ़ से मतलब ना है हाँ। कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। हाँ। इतना जानी थे जितना अखिलेश उत्पात मचा रहे हैं। उत्पाद मतलब, रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। उत्पाद मतलब बेमर्जी के माफियागिरी उनके अंडर में देख रहा दुनिया। अरे ना 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 ना। तो फिर तो ये कांग्रेस कैसे की है? हैं? कांग्रेस कैसे की है? कांग्रेस कहाँ का, हम अपने आग बतिया दी, यहाँ के थोड़ो बतिया दी। अरे तो भाई जैसे तुमने कहा ना पैसे वहां, भाई प्रश्न है तो बिल्कुल पहले धैर्य रखिए, सब्र रखिए, मैं आऊंगा आपसे भी बात करूंगा जी। पहले कहे जैसे अखिलेश और यहाँ कांग्रेस, तो कैसे एक साथ जोड़ दिया? अरे आप देख लीजिए उठा के। अच्छा, तो नाम क्या है आपका? अली खान। अली खान। अली खान साहब का सवाल था। हाँ, आप बोलो, क्या नाम है आपका? एक मिनट। मेरा नाम सौरभ सोनकर है, और ये भैया ने कहा हम उनका आदर करते हैं, पर उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को, हमारे वासियों का अपमान क्या बोलता, हमारे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे रहते क्यों है? भाई काम है, काम के लिए आए हैं। तो भैया वो तो उन्होंने कहा ना। क्या नाम है आपका? सौरभ सोनकर। सौरभ सोनकर जी, रुको। सौरभ सोनकर जी, छत्तीसगढ़ से मतलब का ये था, बहुत ज्यादा मतलब नहीं, मैं बताता हूं उसका मतलब ये था कि आपकी राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ काम धंधा करता हूं। अलबत्ता मैं राजनीति का जब तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं या कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैंने एक कंपेयर करके दिया। परेशान मत हो, छत्तीसगढ़ की महतारी हमारी भी है और उनकी भी है, चिंता ना करो जी। जनाब मिथिलेश जी बहुत देर से कोना पकड़े हुए खड़े हुए हैं, बताइए जरा, मूल्यांकन करिए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इस बार क्या चुनाव में होने वाला है 90 सीटों में? देखिए, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव काफ़ी दबा हुआ है, और मौलिक मुद्दे जिसके लिए जनता 5 साल इंतज़ार करती है कि वो परिवर्तन लाएगी या उन मुद्दों को फिर से उठाएगी और विपक्ष भी उन पर आक्रामक होगा, वो कहीं पीछे छूटते दिख रहे हैं, और सरकार जो है भ्रष्टाचार के विषय पर गिरती नज़र आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक संस्कृति में कभी ऐसा रहा नहीं है। यहाँ विद्याचरण शुक्ला रहे हैं, श्यामाचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, रमन सिंह 15 साल रहे हैं, पर कभी इस तरीके से ईडी, आईटी और इस तरीके से कभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऐसा दिखाई नहीं दिया था। कुछ लोग बाहर पकड़े गए हैं, कुछ झारखंड में पकड़े गए हैं, कुछ बंगाल में पकड़े जा रहे हैं। ये काफ़ी चिंतनीय और हम छत्तीसगढ़ियों के लिए शर्म की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन अमित श्रीवास्तव है। अर्जुन अमित श्रीवास्तव। वाह, तो कब से हैं? दुनिया में 21 साल। नहीं, मतलब वो राजनीति में कब से है? मुझे 5 साल हो गया है राजनीति में जी। अरे गुरु, तुम तो गजब आदमी हो। अरे मजबून भाप लेते हैं लिफाफा देख करके, तो मुझे पता चल गया था कि ये शख्स जो है यूं ही नहीं खड़ा है, अपनी बारी का बड़े सब्र के साथ इंतजार कर रहा है कि ये माइक एक बार उसके पास जरूर आएगा। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छा करे, खूब सफल हो राजनीति में और एक आदर्श स्थापित करे जी। तो आपका सवाल क्या है? भाजपा के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, अभी वो बहुत क्या कहते हैं घोटाले गिना रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, नसबंदी कांड, आग फोड़वा कांड, नान घोटाला, 15 साल में जब भाजपा की सरकार इस प्रदेश में थी, सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है साहब। मैंने आपको लाइन से घोटाले गिना दिए। इतनी बुरी स्थिति हो गई इनकी कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद आज ये लोग 14 सीट में हैं। और रही बात, ये बात कर रहे थे विकास की। मैं युवा हूं, एक छात्र भी हूं और एक युवा हूं। उम्र कितनी? मेरी 21 वर्ष उम्र है साहब। 5 साल पहले से राजनीति शुरू? मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। अच्छा? मैं युवा कांग्रेस का देश का सबसे कम उम्र का प्रवक्ता हूं। क्या बात है। हमारे नेता, हालांकि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक यूथ कांग्रेस का टैलेंट हंट करवाया, जिसके जरिए मैंने 3 लेवल क्रॉस करके देश से बहुत सारे युवा राजनीति में आ गया है और मुझे यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जैसा पद मिला। भाई इनके लिए ताली बजाओ सारे लोग, कोई भी हो, सब लोग ताली बजाओ।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदर्श स्थापित करें, आदर्श पथ पे चले, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। खाला का घर नहीं है ये कि सोचो खाला का घर है। शीश उतारे हाथ दे वो आवे घर माए, तो ध्यान रखना, ये बहुत आसान काम नहीं है जो तुमने खोपड़ी हिला दी, बहुत मुश्किल काम है जी। एक ऑटो वाला हूँ। ऑटो वाले हैं, पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ और सारे लोग प्रोग्राम देखते हुए मैं रुक गया था यहाँ पे। बहुत अच्छा किया। तो कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? मैं को 20 साल हो गया सर। 20 साल। अंदर आइए। ये शो जो है आप ही जैसे लोगों के लिए है और बहुत बहुत स्वागत है। घर में कौन कौन है आपके? पिताजी तो और मम्मी तो खत्म हो गए, बीबी और बच्चे और हम हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे आदर्श विद्यालय में पढ़ते हैं। आदर्श विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। लोग पूछते होंगे कि ये सवाल ये क्यों पूछते हैं? ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि जब तक आपके परिवार की स्थिति, और ये शो भी कुछ इसी का ताना बाना भी ऐसा ही है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई राजनीतिक शो नहीं है जो पॉलिटिकल चुनाव, जब कभी भी चुनाव हो तो यहाँ पे आ जाए ना, इस तरह का शो नहीं है। कौन सा सवाल है आपका? जी चाहता हूँ हाँ जी। कि मैं ऑटो वाला हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात को 9 बजे घर जाता हूँ। मैं एक ऑटो वाला हूं, अंदर बीच में आइए। सुबह 6 बजे उठता हूं और रात के 9 बजे जाता हूं। नाम है मेरा देवानंद तांडे। देवानंद तांडे। देवानंद तांडे, जिन्होंने अभी राजनीति 5 साल पहले शुरू की है। 21 साल की उम्र है, वो ध्यान देंगे जी। 53 साल हो गया मेरे को। 53 साल की उम्र है। सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फ्री की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों, आपको फ्री की चीजें अच्छी नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती सर। मैं मेहनत करता हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ, तो फ्री की राजनीति क्या जरूरत? आप तो ऑटो चलाते हैं, आपको फ्री में मिलना क्या दिक्कत है? नहीं, मैं अपने दम पे कर रहा हूँ सर। इससे क्या राष्ट्र कमजोर हो जाता है सर? तो आप एक ऑटो चलाने वाला राष्ट्र की क्यों फिक्र कर रहा है? सोचना पड़ता, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना पड़ता सर। हमने जैसे भी कर दिए, हमारा काम वो कर दिए सर। मन करता है कि निकाल के सीना हाथ में रख दूं और तुम्हारे पैर पकड़ लूं। कहता है कि राष्ट्र, मैंने पूछा तुम क्यों राष्ट्र की चिंता करते हो? तो बोले मेरी आने वाली पीढ़ियों के बारे में कैसे ना सोचे। ऑटो चलाता है सिर्फ, किसी गद्दी पे बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है ये। ध्यान से, कोई बड़ी गद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। 20 साल से ऑटो चला रहा है बाबूजी, और कहता है कि राष्ट्र के बारे में मेरी सोच है। आप राष्ट्र के बारे में सोचते हैं? सर, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा सर। क्या नाम बताया? देवानंद तांडे। देवानंद तांडे के लिए प्लीज सारे लोग क्लैप करिए। देवानंद जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका प्रोग्राम देख के मैं इधर रुका हूं। प्रोग्राम तो बहुत छोटा है। हमेशा ना एक चीज बताओ, प्रोग्राम से कहीं बहुत ऊपर है देवानंद जी आपका विचार, जो राष्ट्र को बनाता है, राष्ट्र को पिरोता है। देश के लिए तो जीना चाहिए सर। देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे सर? देवानंद जी, तुम गले मिल जाओ, तुम्हारे लिए मन करता है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। ये सवाल देवानंद जी छोड़ते हैं रायपुर में। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अब त्योहारों की इस मौसम इजराइल की सेना ने हमास के 2 और बड़े कमांडर्स को मारने का किया दावा। हवाई हमले में हमास के बड़े आतंकी जमाल मूसा की मौत। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने तेज किया हमले। गाजा में इजराइल की सेना का जमीनी अभियान और तेज हुआ। 24 घंटे में हमास के एक ठिकाने पर कब्जा, कई हमास आतंकियों को मार गिराने का दावा। यरूशलेम में आतंकवादियों ने 2 सैनिकों पर हमला किया, दोनों सैनिक गंभीर रूप से घायल। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मारे जाने का दावा। युद्ध के बीच गाजा के अस्पतालों में डीजी का दावा। गाजा पट्टी के 16 अस्पताल में सेवाएं पूरी तरह ठप। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज, पश्चिम एशिया के देशों में बातचीत में जुटा इराक। बीती रात गाजा पर इजरायली हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, हमास ने किया बड़ा दावा।
हमास और इजरायल में जारी भीषण जंग, गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में बज रहा एयर अटैक का सायरन। इजरायल की सेना ने यहूदियों को मारने की बात करने वाले अहद तमीमी का किया गिरफ्तार। तमीमी ने सोशल मीडिया पर की थी यहूदियों को मारने की बात। जंग के बीच नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार का दावा, कहा अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध शुरू किया तो आईडीएफ जवाब देने के लिए तैयार। इजरायल ने गाजा पट्टी पर तेज किए और ज्यादा हमले। ताजा हमले के बाद गाजा पट्टी में छाया धूल का गुब्बार। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने किया नाकाम। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल ने आसमान में ही रॉकेट को तबाह कर दिया। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग। हमास पर गाजा के लोगों के बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। हमास के साथ जारी महाजंग में इजरायल को मिली बड़ी कामयाबी। इजरायल की सेना ने हमास के नियंत्रण वाली चौकियों पर किया कब्जा। हमास के कई आतंकवादियों को ढेर किया। हमास से जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा, पिछले एक महीने में हमास ने इजरायल पर दागे 9000 से ज्यादा रॉकेट। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी, उतरी इजरायल के किरियत शमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायली सेना। हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से मुलाकात की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्ज इलाके का किया दौरा। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। जॉर्डन ने गाजा में स्थित जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बाद का वीडियो यहां पर जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा, 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। सीआईए डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी, कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला, राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरह तबाह। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब में भी सेना ने इसे तबाह कर दिया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान, टॉप कमांडर्स के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को किया गया एक्टिव। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी, कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत भी दे डाली।
गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। हमलों को और आगे के एक्शन के लिए पूरी जानकारी यहां पर ली गई उनकी तरफ से। शनिवार को गाजा के शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 45 लोगों के मारे जाने का हमास का दावा। इजरायल की सेना ने किया था हवाई हमला। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में इजाफा हुआ। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। गाजा में इजरायल के हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। इजरायल ने गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए आखिरी मोहलत दी। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। दक्षिणी इजरायल में लगातार हमले कर रहा है हमास। हमास समर्थकों ने कई जगह दीवारों पर लगे बंधकों के पोस्टर फाड़े। पोस्टर हटाने के वीडियो सामने आए। वीडियो में आतंकी संगठन हमास के समर्थक फाड़ते दिखाई दे रहे हैं पोस्टर्स। तेहरान दौरे पर इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी। ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा। आईडीएफ ने बीती रात हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों पर खतरनाक हमला किया। जंग के बीच ईरान ने ब्रिक्स से की हस्तक्षेप की मांग। कहा गाजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत। इजरायल ने जारी किया हमास की हैवानियत का वीडियो। पिता को मारने के बाद महिलाओं को बच्चों को पीटते दिखे हमास के आतंकवादी। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच WHO का बयान। गाजा में जारी बमबारी को लेकर जताई चिंता। आईडीएफ प्रवक्ता का हमास पर बड़ा आरोप। गाजा में मानवीय मदद में बाधा पहुंचाने का लगाया आरोप। कहा गाजा के नागरिकों को ढाल बना रहा है हमास। उत्तरी और दक्षिणी इजरायल को अलग करने का इजरायल का दावा। हमलों की वजह से दोनों हिस्से का संपर्क खत्म। इजरायली सेना का हमास के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी। 38 लोगों को गिरफ्तार किया। हमास के 5 आतंकी भी धर दबोचे गए। गाजा में अपने बंधक नागरिकों की थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। बोले सभी 23 बंधक सुरक्षित, जल्द होगी रिहाई। गाजा में फंसे लोगों को निकालने के लिए अमेरिका ने फिर शुरू की कोशिश। रफा बॉर्डर को फिर खोलने की तैयारी तेज हुई। ईरान के राष्ट्रपति का संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका पर बड़ा आरोप। बोले फिलिस्तीनियों को मारने के लिए इजरायल को उकसा रहा है अमेरिका। गाजा में युद्ध विराम पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ इराक के प्रधानमंत्री की बैठक। इजरायल से तत्काल युद्ध रोकने की अपील। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 70 आतंकियों के मारे जाने का आईडीएफ का दावा। ऑपरेशन के दौरान इजरायल के 7 सैनिकों की भी मौत। हमास से जारी महाजंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का बयान। एक बार फिर की हमास के खात्मे की बात। गाजा में फंसे 12 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सिडनी पहुंचे। दोस्तों और घरवालों ने किया जोरदार स्वागत। रफा सीमा पर गाजा से सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। गाजा पर इजरायल की सेना के हमले में मूलभूत सुविधाएं तबाह। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दावा। गाजा में पानी के 7 प्रमुख स्रोत हमले में हुए बर्बाद, जिससे गाजा के लोगों को। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। यहां पर इब्राहिम रईसी के साथ, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनकी फोन पर बातचीत हुई है। इजरायल हमास जंग, जिसको अब लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, उसको लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच में किस तरीके से शांति लाई जा सके और किस तरीके से इस युद्ध को रुकवाया जा सके, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। तो नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी इसको लेकर सामने आया है और उन्होंने जानकारी दी कि पीएम ने जंग में आम लोगों की मौत पर साथ साथ चिंता भी जताई है। मानवीय मदद और शांति के प्रयास अहम है, ये उन्होंने सबसे पहले कहा। हमास पर इजरायल की सेना ने किया बड़ा दावा। हमास आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को बनाया सैन्य अड्डा। आईडीएफ ने सबूत भी जारी किए। आईडीएफ प्रवक्ता ने गाजा पट्टी के शेख हमद अस्पताल का वीडियो भी जारी किया। अस्पताल में एंट्री गेट का हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ने का दावा। गाजा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। फिलिस्तीन दूरसंचार कंपनी ने की पुष्टि। गाजा में इंटरनेट और संचार पूरी तरह से बंद। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमास ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें। गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते हुए दिखाई दिए मिसाइल। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा हमास का मिसाइल। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच यूएई और चीन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया गया फैसला।
इजरायल की सेना के प्रवक्ता का दावा, पिछले 2 दिन में उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में कुछ घंटे के लिए फायरिंग रोकी, फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए रोकी गई फायरिंग। अमेरिका की ईरान और हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी, कहा इजरायल पर हमला किया तो उनके खिलाफ मैदान में उतरेगी अमेरिकी सेना। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का दावा, युद्ध के बीच 7 अक्टूबर से अब तक संयुक्त राष्ट्र के 88 कर्मचारियों की जान गई। हमास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, इजरायल की सेना ने आतंकी संगठन हमास के करीब 450 ठिकानों पर किया हमला। हमास चीफ इस्माइल हनिया का तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात, हमास ने नहीं किया, मुलाकात की तारीख का खुलासा। गाजा में इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ छाया धुआं, इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में मार्च निकाली गई, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने इसमें हिस्सा भी लिया। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है इजरायल की सेना, हमास के आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, आईडीएफ ने हमास के हथियार किए नष्ट। गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई, हमास ने इजरायल पर लगाया हमले का आरोप। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, हमास के कई ठिकानों को किया तबाह, युद्ध में अब तक 9,770 लोगों की मौत, मरने वालों में 3900 बच्चे शामिल। भीषण जंग के बीच गाजा पट्टी से इजरायल पर कई रॉकेट दागे गए, हमास ने इलत शहर की तरफ आयश 250 रॉकेट दागने का दावा किया, इजरायल के इलत शहर में हमले का सायरन बजा। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के 5 सैनिकों को मारने का किया दावा, हमास के हमलों से इजरायल के सेना को नुकसान। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें, गाजा सिटी में बमबारी करती दिखी इजरायली सेना। हमास से जंग के बीच आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान, कहा इजरायल की सेना मजबूत है। लेबनान से इजरायल की पोस्ट पर बड़े हमले, लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताकतवर रॉकेट बुरकान से हमला किया, इजरायल की सेना भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमास और इजरायल युद्ध में कई इमारतें पूरी तरह तबाह, हमास का दावा, युद्ध में अब तक 55 मस्जिद तबाह, 3 चर्च भी हुए बर्बाद। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा चौकियों पर हमले का वीडियो जारी किया, वीडियो में इजरायल धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखा। फिलिस्तीन के इलाके में इजरायल ने किया रॉकेट अटैक, हमले के बाद आसमान में छाई रोशनी, रॉकेट की रोशनी से जगमगाया आसमान। इजरायल की सेना ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी, इजरायल की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने की भीषण बमबारी, इजरायल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करने का बड़ा दावा। इजरायल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवा ने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन की तारीफ की। हमास के छिड़ी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ खास बैठक की, इजरायल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर हमास को घेरने में जुटी हुई है। इजरायल की फौज ने हमास के अड्डों पर टैंक से गोले दागे, इजरायल की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन करने के कुछ वीडियो जारी किए गए। गाजा में हमलों की वजह से हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होने का दावा, गाजा के मीडिया दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी कर इजरायल की सेना पर बड़ा आरोप लगाया गया। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया, देर रात दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसे आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमास ने इजरायली हमलों में 60 से ज्यादा बंधकों के मारे जाने का दावा किया। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया था। गाजा में भीषण हमलों की वजह से बड़े नुकसान का दावा, गाजा के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इजरायल की सेना ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों के अलावा शिक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर का घेराव, बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। हमास ने एक बार फिर तेल अवीव पर किया बड़ा हमला, देर रात गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी पर हुई रॉकेटों की बारिश। इजरायल की सेना ने हमास के 2 और बड़े कमांडर्स को मारने का किया दावा, हवाई हमले में हमास के बड़े आतंकी जमाल मूसा की मौत। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी, हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की सेना ने तेज किए हमले।
गाजा में इजराइल की सेना का जमीनी अभियान और तेज हुआ। 24 घंटे में हमास के एक ठिकाने पर कब्जा, कई हमास आतंकियों को मार गिराने का दावा। यरूशलेम में आतंकवादियों ने 2 सैनिकों पर हमला किया, दोनों सैनिक गंभीर रूप से घायल। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मारे जाने का दावा। युद्ध के बीच गाजा के अस्पतालों में डीजी का दावा, गाजा पट्टी के 16 अस्पताल में सेवाएं पूरी तरह ठप। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज, पश्चिम एशिया के देशों में बातचीत में जुटा इराक। बीती रात गाजा पर इजरायली हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, हमास ने किया बड़ा दावा। हमास और इजरायल में जारी भीषण जंग, गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में बज रहा एयर अटैक का सायरन। इजरायल की सेना ने यहूदियों को मारने की बात करने वाले अहद तमीमी को किया गिरफ्तार। तमीमी ने सोशल मीडिया पर की थी यहूदियों को मारने की बात। जंग के बीच नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार का दावा, कहा अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध शुरू किया तो आईडीएफ जवाब देने के लिए तैयार। इजरायल ने गाजा पट्टी पर तेज किए और ज्यादा हमले, ताजा हमले के बाद गाजा पट्टी में छाया धूल का गुब्बार। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा, अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने किया नाकाम। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल ने आसमान में ही रॉकेट को तबाह कर दिया। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनता का राउंड है जी, जनता का राउंड है, जनता से पूछना जी। मैं जनता के पास आता हूं, उनके जो सवाल हैं वेरी क्विक लेना जरूरी, क्योंकि ये मौका भी होता है कि जब आप अपने प्रदेश, अपने शहर, अपने जिले और अपने समाज और राष्ट्र के जुड़े हुए सवाल पूछते हैं। जी मैंने आपका सवाल लिया था, मैं अब बात करूंगा। जी भैया क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार, क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री हूँ। राजमिस्त्री, जब ये राजमिस्त्री कहते हैं तो मुझे वो बक्सर के शो का याद आ जाता है बिहार में, वहां भी एक राजमिस्त्री मिले थे मुझे। जी क्या सवाल है आपका? मैं सिर्फ नेताजी आए इनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अंदर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा सवाल जो है सीमेंट के साथ ही जाएगा। राजमिस्त्री हैं आप, रहने वाले कहाँ के हैं? एक ग्राम दोंदे खुर्द विधानसभा। अच्छा, घर में कौन कौन? मेरी माँ, एक मैं हूँ। एक माँ है और एक आप। जी सवाल किससे पूछना है? मैं चारों नेताओं से बस यही पूछना चाहता हूँ सर कि खाली आपस में झगड़ते रहते हैं कि कभी जनता के बारे में भी सोचते हैं लोग? जोर से बजाना ताली, और पूरे देश तक जानी चाहिए आवाज। आप क्या हैं? राजमिस्त्री हूँ। क्या हैं? राजमिस्त्री। जोर से बोलिए। राजमिस्त्री। और सवाल आपका क्या है? बस आपस में लोग झगड़ते रहते हैं, कभी जनता के बारे में भी सोचते हैं। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। पैर में बीमारी हैं, हाथों में दरारें हैं, लेकिन जबान सवाल पूछने से जरा से भी नहीं लड़खड़ाती है। क्या बात है, राजमिस्त्री हैं। और जब ये लड़ते हैं तब कैसा लगता है? यहाँ मेरे को तो ऐसा लगता है भैया इन लोग कभी पूरा सब चीज को भूल जाते, सिर्फ आपस में एक दूसरे को बस लड़ते रहते। अच्छा, तुम्हें अगर मांगना होगा तो क्या मांगोगे? मुझे मांगना होगा तो मैं क्या मांगूंगा सर? भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया है कमाने के लिए, इनसे क्या मांगूंगा मैं? मांगना ही नहीं है, मेहनत करूंगा और खाऊंगा। तो ये तो सब फ्री दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो हर आदमी, हर पार्टी फ्री दे रही है। दे रहा है तो देने दो ना भैया, हमको क्या है? हमको तो मेहनत से मतलब है। तुम्हें मेहनत से मतलब है, तुम्हें फ्री से नहीं मतलब है? कोई मतलब। फ्री अच्छी नहीं लगती चीजें। हाँ। जैसे मान लो आधी बिजली माफ हो जाए। कहने का है सर, जाके गांव में देखो किसका बिजली बिल माफ है। कहने की बातें हैं, जाके देखो किसका बिजली बिल माफ है। 200 यूनिट बिजली का छत्तीसगढ़ सरकार जनता से झूठ बोलती है। 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, पहले बोलने दीजिए, सुनिएगा। वो हाफ सिर्फ एनर्जी चार्ज है 190 रुपया,
टोटल बिल होता है 773 रुपया। ये लूट रहे छत्तीसगढ़ को। 800 रुपया बिल आता है, बंदा सही बोल रहा है। प्रतीक एक मिनट, जो दिल्ली में बोलते थे हम फ्री बिजली देंगे, सुनने दीजिए। जो दिल्ली में बोलते थे हम फ्री बिजली देंगे, वो 400 यूनिट पे खुद आए। तो फेंकने वाले, जुमलेबाजी वाले आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, एक चीज और हाफ बिजली बिल हमने घोषणा पत्र डाला, हमने दिया। एक मिनट, अरे झूठ, मैं वही बोलो, मैं इस प्रतिष्ठित चाल पे बोलो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये गलत है तो। हाफ बिजली बिल का फायदा पूरी जनता। एक जना कहता है कि मैं जेल जाने को तैयार हूं। एक जना अरे कहां गए राजमिस्त्री? एक जना कह रहा जेल जाने को तैयार हूं, एक जना कह रहा राजनीति छोड़ दूंगा। दोनों को बुलाता हूं, आगे आओ, आगे आओ। एक जना कह रहा मैं जेल जाना तैयार हूं, एक ने कहा राजनीति छोड़ दूंगा। एक चीज और, जो इन्होंने बोला कि जनता के बारे में सोचते हैं, मैं थोड़ा सा अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, उस दिन रात जनता के बारे में सोचते हैं, तभी 15 साल में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, नहीं हुआ था, मगर ये 5 साल में हुआ। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मतलब जो केंद्र सरकार का अधीन आते हैं। मजदूरों का 10,000 हम दे रहे हैं, किसानों का उनका समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी बेरोजगारी दर सबसे कम हम दे रहे हैं, उसका महिलाओं का सम्मान हम दे रहे हैं, स्वयं आदिवासियों में इन्होंने फर्जी केस लगा के जेलों में डाला था, जमीनें हड़पी थी, हमने फर्जी केस वापस भी लिए, जमीन भी वापस भी दिए, 65 वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री किसान पुत्र होने का फायदा यही है, वो जानते हैं कि गरीब को क्या चाहिए, वो जानते हैं किसान को क्या चाहिए, वो जानते हैं महिला को क्या चाहिए, क्योंकि किसान पुत्र है, वो मध्यम वर्ग परिवार में। सही बात है भैया। भैया एक चीज बताओ मेरे को, अभी आप बोल रहे हैं इतना सब चीज है, अभी आपके सामने में कांग्रेस भवन है, चौड़ी में इतने मजदूर हैं, ये यहाँ फुटपाथ में सोते हैं। पहले इनका तो व्यवस्था बना ले तो है सोने का, पहले सब फुटपाथ पे सोते रहते हैं। रुकिए हुजूर आली, गश खा के गिर जाएंगे। बिल्कुल सही बोला। आज तो तुम लग रहा जीते के जाओगे। सर जीतेंगे। कह रहे इतने लोग मजदूर जिंदाबाद। सर देखिए, इस प्रदेश में शिक्षक विभाग में 69,871 पद रिक्त हैं। ये शिक्षा की बात करें। स्वास्थ्य विभाग में 8,728 पद रिक्त है। 18,79,126 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और ये बोलते 0.01% बेरोजगारी दर है। सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। इसी बूढ़ा तालाब में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया नौजवानों को और समस्त विभाग के कर्मचारी एक साथ तूता में 145 विभाग के लोग धरना स्थल पर रहे। ये किसकी बात कर रहे हैं? उधर तो हमें लग रहा बीजेपी तो हाथ बांध के ऐसी खड़ी है कि बोले काम तो कर ही रहा कोई। हाँ जी प्रतीक जी, एक बात मैं बोलूंगा, झूठ और सिर्फ वो झूठ है। देखिए मैं एक बात हमने अरे सुन तो लीजिए यार। देखिए हड़ताल कभी करे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्यों कभी प्रतीक जी, देखिए मैं जो हड़ताल की बात कर, हर वर्ग का हड़ताल को हमने माना है। 15 साल आपको प्रतीक जी विश्वास नहीं होगा, पटवारियों की क्या मांग थी आप सुन सकते हैं। पेंसिल, रबड़, अलमीरा, मतलब 15 साल में वो भी नहीं दे पाते जो हमने दिया। जी जनाब, सब इनको समझ में आना चाहिए, सरकार आरोप नहीं लगाती, सरकार जांच करवाती है। एक दूसरा अभी आप कह रहे थे, सुन लीजिए, दूसरा अभी आप कह रहे थे कि सुन लो, ये सुन लीजिए, ये कह रहे थे कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। क्या ये उनको गरीबी रेखा वाला कार्ड बंद करने वाले हैं, बीपीएल कार्ड वापस लेने वाले हैं? जरा ये बता दें। जी जनाब, मोबाइल रख लीजिए। जी जनाब, क्या नाम? मेरा नाम है सैयद नवेद अशरफ और मैं छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज के प्रमुख गुरु का बेटा हूं। मैं किसी की तारीफ और किसी की बुराई नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज़ बोलूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे। हालात ज़माने के संभलने नहीं देते, हम साथ पे चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफरत की निगाहों को मिटा दो इस ज़माने से, जो हम भाइयों को साथ कभी चलने नहीं देते। क्या बात है। और दूसरी बात, पूरे शेर लेके आए हैं आज आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ। हाँ। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं महोदय, जिनकी केंद्र में सरकार है, महोदय आपसे अनुरोध है, आप सुनिए खास तौर पे। हमें मालूम है जो आपकी कहानी है, आपको तो सिर्फ झूठ से अपनी दौलत कमानी है, हैं? हमें मालूम है कि आपकी जो भी कहानी है
आपको तो सिर्फ अपने झूठ से दौलत कमानी है, और भले ही कितनी ही कीमती पोशाक में घूम लो आप, आपका लहजा और आपकी जबान बताती है आप कितने खानदानी हैं। देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत जवाब देने यहाँ नहीं आया हूँ। यदि सरकार है और घोटाले हो रहे हैं तो प्रश्न जनता पूछेगी और जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जवाब सरकार को देना पड़ेगा, प्रश्न जनता पूछने वाली। जी जी, मैं सबसे जरूरी बात आप ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर 35 साल, ये 15 साल पे जाते हैं, ये 5 साल पे जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे जाने की बात आएगी तो इंदिरा से बात शुरू होगी। तो बहुत सारी बातें हैं करने को। सबसे जरूरी बात है, छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है भाई साहब जहां पर आज भी चप्पल बांटी जाती है। सरकार योजना चलाती है चप्पल बांटने की। हम उस तरीके के पिछड़ेपन के साथ हैं, उस अव्यवस्था के साथ हैं, उस अवस्था कोई बात नहीं करेगा। और देखो 2 मिनट दीजिएगा भाई साहब। सबसे जरूरी चीज छत्तीसगढ़ के अंदर, आप मुझे बताइए, कोई अपने तन का वस्त्र तब उतारता है जब उसकी अस्मिता, आखिरी चीज होती है अस्मिता, दांव पे लगाता है। इस राज्य के अंदर कुछ दिन पहले विधानसभा के सामने हमारे यहाँ नग्न प्रदर्शन करना पड़ा बच्चों को। एससी के बच्चे थे विभाग के, उनको करने का सिर्फ ये कारण था कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उनको डांट कर मार कर भेजा गया। भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब आपकी सरकार है, मैं दब जाऊंगा सर, मैं अभी नहीं जीत रहा हूँ। माननीय बोलने दे, बात ना दबाएं। आदरणीय बात ना दबाने दे। आदरणीय बात ना दबाएं। आदरणीय बात नहीं दबाएं। आदरणीय आपकी बात हम सुन रहे थे ना। हम लोग बहुत देखिए जनाब आली, आप बहुत मोहतरम हैं, बहुत इज्जतदार आदमी हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन नहीं करना पड़ेगा क्या? जबरदस्ती है तो जनता है तो मालूम है, लेकिन डिसिप्लिन में। मैं आपकी बात सुनी मैंने, लेकिन आप प्रोग्राम आराम से खड़े रहिए। मतलब कोई ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है जी। तो ये एक अगर ऐसी व्यवस्थाओं पे काम हो जाए, आपको सवाल चुभने लगे। अगर किसी ने पूछ लिया कि यहां पे बच्चों ने नंगा प्रदर्शन किया, नंगे हो गए, तो सवाल चुभने लगे। और अगर किसी ने कह दिया कि यहां चप्पलें बांटी जाती हैं तो सवाल चुभने लगे। आइए यहां बीच में, ये शो है, बोलिए। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात, ये एम्स की बात, ये प्रदेश की बात, आप इस प्रदेश का स्वास्थ्य के ऊपर बजट देखिए, राष्ट्र का बजट देखिए। भाई साहब 33 जिले हैं मेरे पास, 33 जिलों में 1000 से 1100 करोड़ में एम्स बनता है। अगर अमित जोगी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने ये चीज को बिल्कुल प्रस्तावित किया कि अगर हमारी सरकार आती है, नहीं भी आती है तो हम इस पे कार्यरत रहेंगे, कोशिश करेंगे जब तक ये चीज नहीं हो पाती है। अगर ये व्यवस्था आप एक जिले में एम्स जैसी व्यवस्था दे देते हैं तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी हमारे प्रदेश के अंदर आज एम्स, रायपुर में तो एम्स है, रायपुर में एम्स है, क्यों 33 जिलों में व्यवस्था नहीं हो सकती? वो हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, अंबिकापुर में डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज का 1 साल का पूरा समय जाया हो जाता है बच्चों का, 0 ईयर घोषित कर दिया जाता है एमसीआई द्वारा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां न्यूरो का टीचर नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज में कोई करने वाला नहीं है। ये व्यवस्था को कौन समझेगा? स्वास्थ्य मंत्री जी समझेंगे अपने गृह विधानसभा में। अगर अपने गृह विधानसभा में वो बात नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं समझा पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बाकी व्यवस्थाएं आपके सामने लोगों की। देखिए अभी देखिए वो बात जा रही है, 1 मिनट मैं आ रहा हूं। स्वास्थ्य की बात करें तो अभी वो मेडिकल वैन जा रही है, ये हमने किया। दाई दीदी के लिए एक भी चीज और, आपने जो मेडिकल वैन कर दी, इससे हम बच गए, वरना बचते नहीं हम। देखिए आप खुद एक चीज और बोलूंगा, 15 साल में आपको विश्वास हो प्रतीक जी, देखिए 15 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज दिए, हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए 5 साल में, और 4 प्रस्तावित और 2 निजी मेडिकल कॉलेज। 65 से ज्यादा पुरस्कार स्वास्थ्य में, मतलब अलग अलग जिला अस्पतालों को, जो शहरों के अस्पताल या ये गांव के अस्पताल, 65 पुरस्कार केंद्र सरकार हमको देती है। हमने जैसे मैंने बोला अस्पतालों की एकदम लाइन लगा रखी है। दाई दीदी क्लिनिक मतलब बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में। और एक प्रतीक जी और बता देता हूं, अखबारों खबर छपती है कि 35 साल बाद बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में 35 साल बाद, आप सुनिए 35 साल ऑपरेशन हो रहे हैं बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में, एकदम जब ये बात कर रहे हैं तो किसने करके दिखाया? 15 साल क्यों नहीं कर? बीजापुर में पेड़ के नीचे मेडिकल कैंप लगता है इनका, और रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में 74 पद रिक्त है। और ये डीकेएस अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी, एक भी डॉक्टर्स जो है परमानेंटली सब संविदा पे, और सारी जांच का पैसा देना पड़ता है। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। प्रतीक जी मैं और बता, मेरे पॉकेट में पर्ची है, मैं खुद में कार आ जाता हूँ, वहां पे फ्री इलाज है। ये क्या जी, पहले तो मैं आपके सब्र की बहुत तारीफ करता हूं, पर चुपचाप जनता ऐसा ही होती है, जो किसी से नहीं जुड़ी होती चुपचाप खड़ी है, इंतजार करी, प्रतीक्षा करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर जैन है। अमर जी क्या काम करते हैं? मैं थोड़ा सा ज्वेलरी का वो करता हूँ। जी, सीखना चाहिए लोगों को कि कैसे सब्र आता है, कह देने भर से नहीं होता है, सब्र के लिए सीखना पड़ता है।
और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, समझना ही नहीं, उनको वैसे ही हल्ला मचाना है तो हल्ला मचाएंगे, उनका काम हो गया, बस उन्हें सवाल पूछना तो हो लिया। जी बोलिए जज साहब। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की घोषणा की, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, वो भी घोषणा करके आई, और अमित जोगी जी की पार्टी लगातार पिछले 5 साल तक गुलाबी साड़ी भाई साहब आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज प्लीज जी पूछे। हाँ। गुलाबी साड़ी बांट के उन्होंने भी बहुत, पहले बीजेपी वालों ने कहा कि शराबबंदी करेंगे, नहीं हुई, फिर कांग्रेस वालों ने शराबबंदी होगी, नहीं हुई, फिर जोगी जी 5 साल, पिछले 5 साल से अमित जोगी जी गुलाबी साड़ी बांट के, मतलब वो साड़ी उसे प्रदर्शन करते हैं, है ना, घोषणा कभी नहीं की कि शराबबंदी लागू करेंगे। और हम मतलब अगर ये चारों पार्टी एक होकर अगर घोषणा करे कि हम शराबबंदी लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू होगी। शराबबंदी, शराब के कारण छत्तीसगढ़ का माहौल इतना बिगड़ गया है कि दसगात्र और छठी में शराब का सेवन हो रहा है, जो कि धार्मिक त्यौहार, पारिवारिक त्यौहार, उसमें वो घर में वो लोग बच्चों के सामने शराब पी रहे हैं, माँ बाप के बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं। जैन साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो काम हो सकता है। नमस्ते, बड़ी लंबी प्रतीक्षा हो गई जी, आज लंबी बातचीत हुई। हाँ भाई आदित्य इधर आइए, आपका आकलन क्या कहता है बताइए, हमारे सहयोगी हैं, बोलिए। सर देखिए, आंकड़े जो कह रहे हैं 2018 का जब चुनाव हुआ तो 15 साल की बीजेपी सरकार थी, हाँ। एंटी इनकम्बेंसी थी, हाँ। तो उस वक्त वोटिंग परसेंटेज जो था वो मिला था 43% कांग्रेस को और 32% बीजेपी को। आगे आइए। हाँ जी, 43% मिला था कांग्रेस को, हाँ। और 32% मिला था, 32% मिला था बीजेपी जी। 2013 में चलते हैं, हाँ। क्या था 41% बीजेपी और 40% कांग्रेस। और सीटें कितनी थी दोनों की? दोनों की सर 10 सीटों का फर्क, 39% एक ही था फर्क, लेकिन 10 सीटें ज्यादा थी। तो इस बार मुकाबला वैसा ही होगा, कड़ा होगा, मार्जिन जो है, हाँ। तो देखिए कुछ भी हो सकता है। एक शेर है कि विजन माने बहुत डार्क, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिचवाए नहीं जाते, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिचवाए नहीं जाते। दोनों पैर उधर कर ली तब समझ में आएगा। हाँ, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिचवाए नहीं जाते और जिगर के जख्म चौराहे पर दिखलाए नहीं जाते। आज अभी बस फिर होगी।